आइए अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर राम भक्त को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार है। ऐसे में सभी राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। जी हां, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस जानकारी के सामने आने के बाद देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बरसों से रामलला के दर्शन को तरस रहे भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगले साल 22 जनवरी को भगवान रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसके बाद भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। ये भारत और भारतीय संस्कृति के पर्याय प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में गगनचुंबी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं अब डेट आ गया है 22 तारीख 2024 उसके उद्घाटन समारोह का। निश्चित ही संपूर्ण सनातनियों के लिए बड़ा ही गर्व और हर्ष की बात है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गर्भगृह के लिए बनाए गए पिलरों का काम पूरा हो गया है और अब छत की ढलाई का काम शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गर्भगृह को पूरा करने के लिए सितंबर महीने तक का समय किया गया है, जबकि अक्टूबर माह तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। प्रथम तल में राम दरबार होगा, जबकि दूसरा तल खाली रहेगा। इसे मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, व्यंग करते थे, अब तो राम मंदिर पूर्ण होने वाला है और रामलला को अपने दिव्य भव्य गर्भगृह में विराजमान होने की भी तारीख निश्चित कर दी गई है 22 जनवरी। पूरे राम भक्तों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती है। रामलला की मूर्ति के लिए भी कई जगहों से पत्थर मंगाए गए हैं। इनमें नेपाल की गंडक नदी से मंगाए गए शालिग्राम पत्थर भी शामिल हैं। मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो भगवान राम के बाल्यकाल की होगी। ये प्रतिमा ठीक वैसी होगी जैसा प्राचीन ग्रंथों में जिक्र किया गया है। निमेश गोस्वामी, न्यूज़ 18, अयोध्या। अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर अब आकार दे रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भक्ति भाव में सराबोर राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए दूर दराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब मंदिर निर्माण के साथ साथ रामलला की प्रतिमा बनाने का भी श्री गणेश हो चुका है। तो चलिए देखते हैं किस पत्थर से बनेगी रामलला की प्रतिमा, कैसा होगा रामलला का स्वरूप और कहां विराजेंगे प्रभु श्री राम। अयोध्या से स्पेशल रिपोर्ट देखें हमारी। अतीत में जो हुआ उसकी बुनियाद पर वर्तमान और भविष्य का निर्माण हो रहा है, लेकिन अयोध्या ने अतीत को भुलाना शुरू कर दिया और भविष्य के स्वर्णिम काल को अभी से जीने लगा है। राजा राम सरकार की नगरी में यह नई लहर है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है। भारत के अंदर और भारत के बाहर रघुनंदन की छाप कण कण में है। उनकी कर्मभूमि का कहीं कोई अंत नहीं, परंतु रामलला की जन्मभूमि यही अयोध्या है और रामलला सिर्फ और सिर्फ यही विराजमान है। उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण बहुत ही शिद्दत से चल रहा है और हर किसी की कोशिश है कि वो इस पुण्य कार्य में अपना योगदान किसी न किसी प्रकार दे।
श्री राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिक देश भर से आए हैं और इन्हें सौभाग्य प्राप्त है कि ये अपने हाथों से उस सपने को साकार कर रहे हैं, उस धाम का निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए अयोध्या के साथ साथ सनातन संस्कृति ने शताब्दियों का व्रत लिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल निर्माण का कार्य अंतिम चरण की ओर है। गर्भगृह और उसके चारों तरफ परिक्रमा पथ के दीवारों को खड़ा किया जा चुका है। मंदिर के भूतल पर 5 मंडप बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 166 खंभे लगाए गए हैं। सिंह द्वार के साथ मंदिर के तल पर आने के लिए 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं और कुछ ही दिनों में मंदिर की छत को बनाए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। एक समय में लंका से माता सीता को वापस लाने के लिए श्री राम के साथ वानर सेना खड़ी हुई थी। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर को मूर्त रूप देने के लिए श्रमिकों की सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये वो निर्माण है जो श्री राम के नाम से भव्य और दिव्य रूप ले रहा है। ये वो निर्माण है जिसमें वैदिक पद्धति के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी मिश्रण है। कभी श्री राम ने इस संसार का निर्माण किया, इस संसार का संचालन कर रहे थे। अब उस सृजनकर्ता के साधक उनके लिए उनके आवास का निर्माण कर रहे हैं और इन श्रम साधकों की कोशिश है कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए। वैसे राम नाम की धुनी में मगन ये कलाकार, ये मूर्तिकार, ये कामगार, ये शिल्पी भारत में शिल्प शास्त्र के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमको दिया गया है कम से कम राज्याभिषेक तक मूर्ति बनाना है, जो भगवान राम जो अपना सृजन में नदी में अपना प्राण वो दिए थे, विसर्जित हुए थे, तो उतना तक तो हमको बनाना है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस सदी का ये सबसे बड़ा यज्ञ है और इस महायज्ञ में हर किसी के सम्मिलित होने की अभिलाषा है। पत्थरों की नक्काशी, कटाई, जोड़ाई का अधिकतर काम मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के पिंडवारा में होता है। वहीं के शिल्पकार और कामगार मंदिर के पत्थरों में जान फूंक रहे हैं। श्री राम की सजीव सत्ता का प्रांगण तैयार कर रहे हैं। अयोध्या तैयार है, दुनिया बेताब है, श्रद्धालु बेसब्र हैं, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। श्री राम के बाल स्वरूप राम लला के नए रूप के दर्शन होने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के भूतल का निर्माण अंतिम चरण में है और इसी तल पर श्री राम के गर्भगृह में राम लला की मूर्ति स्थापित की जानी है। तुलसीदास जी कहते हैं, नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थ है, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में मतलब बाईं ओर विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। इसी श्लोक के आधार पर श्री राम के बाल स्वरूप को तैयार किया जाना है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम यानी जो मूर्ति बनेगी उसका रंग नीले कमल के समान गहरे रंग का होगा। रामलला की आंख, नाक, कान, पैरों की उंगलियां, तीर धनुष कितना बड़ा हो, इन बारीकियों को देखा जा रहा है। बारीकियों पर चित्रकारों ने कहा कि पहले वो चित्र बनाकर देंगे और उन्हीं चित्रों के आधार पर कई लोग मूर्ति बनाएंगे और उन मूर्ति में से ही ये फैसला लिया जाएगा कि कौन सी मूर्ति हृदय को स्पर्श करती है और फिर दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद जारी सियासत के बीच अब बीजेपी ने राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है।
बीजेपी का दावा है कि पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती की जा रही है, जबकि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रिपोर्ट देखें। दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद शहीदों के परिजनों की आंखों में आंसू और सवाल हैं। आखिर कब उन कायर नक्सलियों को सजा मिलेगी जिन्होंने उनके घरों के चिराग बुझा दिए? आम लोगों के जहन में भी सवाल है कि आखिर कब नक्सलवाद का खात्मा होगा। जाहिर है सबकी निगाहें उन नेताओं की तरफ हैं जो दशकों से इस दंश से सूबे को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि चुनावी साल में सियासी दलों के पास कई और मुद्दे भी हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लगातार कम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है और जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत या फिर हमारे जो अलग अलग कैटेगरी के जो नेता हैं, मतलब उसमें जो सुरक्षा दी गई है, उनके सुरक्षा को कम किया जा रहा है। उनको जिस तरीके से अभी गांव में जाते हैं तो उनके लिए आरोपी वगैरह नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए लगातार मांग की जाती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो उनके लिए आरोपी और वो खुलेआम वहाँ पर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। कांग्रेस ने एक व्यवस्था किया है, भारतीय जनता पार्टी थी तो हमारी सरकार ने सुरक्षा को पहले महत्वपूर्ण दिया था, पार्टी को नहीं या व्यक्ति को नहीं। उधर केदार कश्यप के आरोप का जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि रोड ओपनिंग पार्टी सीआरपीएफ का मुद्दा है और सीआरपीएफ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। सीएम ने साफ कर दिया है कि भेदभाव जैसी कोई बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात है सुरक्षा, जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो तो सीआरपीएफ देती है, तो उसी के अंडर में है। और इनको तो छत्तीसगढ़ पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि उनके जो हेड आए हैं उनको जो यहाँ स्थानीय पुलिस दिया गया था उसको हटा लिया है। अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा करेगी। सवाल यह है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर काम कैसे करेंगे, जब विपक्षी नेताओं को लगता है कि उनकी सुरक्षा में जानबूझकर कटौती की जा रही है। बहरहाल दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। ममता लांजेवार के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद शुक्रवार को फैसला आ गया। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया। इस फैसले के आने के बाद सूरज पंचोली और उनका परिवार काफी खुश है, लेकिन जिया खान की मां ने कहा है कि सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई। जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद फैसला आ गया है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। जिया खान की खुदकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ था और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई। तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। सूरज ने इस मामले में पहली बार अपना बयान जारी किया और इंस्टा स्टोरी में लिखा, सत्य हमेशा जीतता है। We welcome the judgment of the Honorable Court. We have got justice. The truth has come on record. See, in this case, since day one, there was nothing. There was no evidence against my client. He was falsely implicated in this case only because of a fake media trial. People were more than inquisitive to give statements to media, but nobody wanted to come and prove the case before the court. After prosecution witnesses, 22 witnesses were examined in this case. Not a single witness has been able to prove. जिया खान की मां ने सूरज पंचोली को बरी होने पर कहा कि वो अपनी दिवंगत बेटी के लिए न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। जिया की मां राबिया खान ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए। फैसला आने के बाद राबिया खान के वकील ने ये बात मीडिया के सामने भी रखी। आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है
My client has one simple line. There is a delivery of judgment, but the justice is still awaited. We are waiting for the final justice, and according to her, this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये verdict शायद दूसरा होता। जून 2013 में जिया खान को उनकी मां राबिया खान ने अपने घर पर मृत पाया था। जिया खान ने कथित तौर पर सूरज पंचोली के साथ अपने संबंधों का वर्णन करते हुए 6 पन्नों का एक पत्र भी लिखा था। जिया की मौत के बाद उनकी मां की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था और सूरज को गिरफ्तार किया गया था। सूरज की जमानत के बाद जिया की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की। मामला सीबीआई तक पहुंचा और दिसंबर 2015 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर सूरज पंचोली पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। आखिरकार करीब 10 साल चली सुनवाई के बाद सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को अदालत ने बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को किया जाएगा। इसका रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अप्रैल को रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए देश भर में बीजेपी तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने पूरी रूपरेखा तैयार की है। सूबे में मन की बात सुनने के लिए बड़े पैमाने पर जगह जगह इंतजाम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ इस कार्यक्रम को सुन पाएं। जानकारी के मुताबिक पार्टी की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक चुनी गई जगह पर लोगों के साथ 30 अप्रैल को इस प्रसारण को सुने। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार। जानकारी के मुताबिक रेडियो पर मन की बात के प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने का निर्देश भी दिया है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने, उस इलाके के बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पार्टी संगठन के साथ समन्वय के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव सेवा के लिए समर्पित कर देते। मन की बात के 100वें प्रसारण के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने किसी न किसी मन की बात कार्यक्रम में लिया था। मन की बात का पहला प्रसारण 2014 में 3 अक्टूबर को हुआ था। IIM रोहतक की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पीएम की ओर से मन की बात में उठाए गए सबसे लोकप्रिय विषयों में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि, आम नागरिकों के किस्से, सशक्त बलों की वीरता, युवा संबंधित मुद्दे और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। मन की बात को लेकर जो स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक सर्वे में भाग लेने वाले 96% लोग पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, जबकि 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार मन की बात सुनी है। वहीं 23 करोड़ लोग हमेशा इस मन की बात को सुनते हैं। रेडियो में 17.6% लोग मन की बात को सुनते हैं। वहीं मोबाइल पर इसे सुनने वालों की संख्या 37.6% है। इसके अलावा टीवी पर करीब 44.7% लोग इसे देखते हैं। इस स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि पीएम मोदी को लोग पावरफुल नेता मानते हैं। वो उन्हें फैसले लेने वाला ऐसा नेता मानते हैं जो दर्शकों के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम कर लेता है। वो जिस तरह से इस कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, उससे लोगों को गाइडेंस मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।